नमस्कार, मेरा नाम कल्पेश अग्रवाल और आज मैं आपको पार्ट 1 के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो हम भारत से संबंधित उसकी अर्थव्यवस्था और इसके विकास के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले 2 2 मिनट लेके ये सोचिए कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और हमारा भारत इसमें कैसे आगे रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का वर्तमान स्वरूप कोई एक दिन की संरचना नहीं है। इसकी मूल सूत्री जड़ें काफी गहरी हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 में। तो तब आजादी मिली, तो उसके पहले लगभग 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था। तो उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन अंग्रेजी शासन ने सोने की इस चिड़िया का भरपूर शोषण किया तथा जमकर इसे लूटा, जिसके कारण भारत में आर्थिक विकास की गति मंद या नगण्य हो गई। अब इसका हम अर्थ जानते हैं। क्या इसका अर्थ है? तो अगर हम भारत की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो वो सिर्फ आज की कहानी नहीं है। ये बहुत पुरानी कहानी है जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। जैसे आप जानते हैं कि हमें आजादी के पहले ब्रिटिश शासन, जो कि अंग्रेजी शासन कहा जाता है, उनके उनके गुलाम में हम रहते थे। तो करीब 200 वर्षों तक उन्होंने हमें अपना गुलाम रखा था। उसके पहले हमें सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था क्योंकि हमारे पास बहुत से ऐसे पैसे, बहुत से ऐसे रिसोर्सेज, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी ऐसी उपलब्धियां थी जिनके कारण हमारी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी। और इस सोने की चिड़िया का उन लोगों ने शोषण बहुत किया। तो शोषण का मतलब बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया, और सारा जो धन था, सारी धन दौलत थी, वो हमारा जो अंग्रेजी शासन था वो सब लूट के ले गया। अब इसके कारण क्या हुआ कि भारत में आर्थिक विकास की जो गति थी, इसके कारण एकदम मंद हो गई, कम हो गई, बहुत धीरे हो गई। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आजादी तो हमें मिल गई, बट उसके बाद क्योंकि हम गुलामी में थे, तो उसके कारण जो वो सारा लूट के गए हमारा, उसके कारण हमारा सारा का सारा जो भी अर्थव्यवस्था की स्थिति थी वो हमारी खराब हो गई। अब आजादी के समय भारतीय अर्थव्यवस्था का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पुनर्रतन कर दुनिया की एक अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करना हमारे नीति निर्धारकों के समक्ष चुनौती बन गया। तो जो भी हमारे नीति निर्धारक थे, जिन्होंने हमारा कोई भी संरचना की, इस पूरी अर्थव्यवस्था की, जिन्होंने संभाला इस पूरी अर्थव्यवस्था को, तो उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी, बहुत बड़ी कठिन कठिन परिस्थिति थी इस बात की कि आजादी के समय अंग्रेजी शासन ने हमें लूट लिया था। और हर तरीके से, चाहे वो सामाजिक हो, हमारी आर्थिक पैसों की चीजें हों, या फिर राजनीतिक हो, जी मतलब जो भी नेताओं का, या फिर कोई भी पॉलिटिकल सिचुएशन जो राजनीतिक कहते हैं उसे, या सांस्कृतिक जो कल्चरल एस्पेक्ट्स कहते हैं अंग्रेजी में, कोई भी सांस्कृतिक अ, तरीके से हमें अर्थव्यवस्था को एक नया रूप देना था। तो उसके कारण उनके समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो क्या-क्या हमने जाना इसमें? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और पुनरातन कर दुनिया की एक अग्रणी व्यवस्था को फिर से उन्हें संरचना करना था। अब इस अध्याय में हम क्या जानेंगे? सबसे पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि हम और क्या जानने वाले हैं पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में। तो इस अध्याय में अर्थव्यवस्था का परिचय देंगे हम, अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में बात करेंगे, विकास की माप एवं विभिन्न सूचकांक, खासकर हम बिहार के विकास की स्थिति के बारे में बात करेंगे, कैसी थी वो? देश के आर्थिक विकास में बिहार की आर्थिक विकास की भूमिका क्या रही थी? क्योंकि हम यहाँ पर बिहार के विकास की बात करेंगे, कैसी उसकी अर्थव्यवस्था रही, और मूलभूत आवश्यकताएँ एवं विकास का संबंध आती बातों का प्रकाश डालेंगे, तो कोई भी ऐसी आवश्यकताएँ थी। तो सबसे पहले अपने पहले क्रमांक पे आते हैं यहाँ पर, जो है अर्थव्यवस्था का परिचय, जो कि बहुत ज़रूरी है कि हमें अर्थव्यवस्था कैसे बनी और उसके पहले हमारा क्या पूरा हमारा जिस तरीके से
हमारा अर्थव्यवस्था चल रही थी वो कैसी थी। तो अंग्रेजी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अपने एक उपनिवेश कॉलोनी, इसके बाद हम इसका अर्थ भी जानेंगे कि उपनिवेश सही में क्या होता है, बनाकर रखा था। उन्होंने फूट डालो और शासन करो, जिसे अंग्रेजी में डिवाइड एंड रूल कहा जाता है, कि नीति अपनाकर भारत को अपने एक दास बनाकर रखा था, जो कि हम प्रताड़ित हुए थे उस समय पे, उनके गुलाम थे। तो उन्होंने क्या किया था, एक डिवाइड एंड रूल, क्या है ये, फूट डालो एंड शासन करो और शासन करो। तो इसमें क्या होता है, तो जैसे कि हमारे दो अलग अलग धार्मिक ये हो गए, एक हिंदू हो गए, एक मुसलमान हो गए, ठीक है, या फिर एक राज्य हो गए, अलग अलग राज्य हो गए। तो राज्यों में उन्होंने उनको बंटवारा कर दिया कि एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। अब इसके लिए मैं आपको एक साधारण सा कोई एग्जाम्पल या फिर एक बताता हूँ कि मतलब कि कैसे होता है। आप दो दोस्त हैं, ठीक है। अब एक दोस्त है जो जिनमें बहुत गहरी दोस्ती है, बट मैंने एक दोस्त से कहा कि वो तेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। मैंने दूसरे दोस्त से भी कहा कि वो ऐसी ऐसी बातें तेरे बारे में कर रहा था, ठीक है। तो अब वो आपस में लड़ने लगे। अभी तक तो बहुत अच्छे दोस्त थे, अच्छे से वहां पर अपना सब चला रहे थे। बट जैसे ही एक तीसरा इंसान आया, उनके कानों में भरी, उनको अलग अलग बंटवारा कर दिया, उनके आपस में लड़ने लगे। तो जैसे ही एक इंसान ने दूसरे को मारा और वो तीसरे ने उस दूसरे को मारा, उस दूसरे को हत्या लिया, तो उसकी पूरी जो एक जगह थी, जो दो दोस्तों ने मिलकर बनाई थी, वो तीसरे इंसान से ले ली। अब ऐसे ही हम अंग्रेजी शासन में वो लेके आते हैं। अंग्रेजी लोगों ने क्या किया, वो आए, एक राज्य के राजा को दूसरे राज्य के राजा से भिड़वा दिया, डिवाइड किया उन्हें। पहले वो एक साथ रहते थे, उन्हें बंटवारा किया उनके आपस में, और फिर उन पे राज्य किया अपना, तो उनके ऊपर अपना शासन जमा लिया। अब ये नीति अपनाकर उन्होंने पूरे भारत को अपना दास बना लिया था। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के बावजूद उद्योग, कृषि प्रधान क्या होता है, जिसको हम कहते हैं, हमारे जो किसान होते हैं, एक किसान नीति के अंतर्गत हम आते हैं, तो उसके अनुसार ही हम चलते हैं। सो के बावजूद उद्योग, व्यापार, यातायात, आधारभूत संरचना में अन्य कई महत्वपूर्ण देशों की तुलना में अच्छी स्थिति में थी, लेकिन शोषण एवं दमकारी नीतियों के कारण भारत की स्थिति जर्जर हो गई। अब ब्रिटिश शासन के पूर्व, मतलब उससे पहले, हम हमारी भारतीय व्यवस्था बहुत अच्छी थी। अब चाहे वो व्यापार हो, कोई भी ऐसे लेन देन की चीजें हों, यातायात हो, जैसे हम ट्रैवल करते हैं, या फिर कहीं घूमना कह लो, या आधारभूत कोई भी संरचना में हम काफी अच्छे एक पैमाने पे थे। बट इनकी वजह से जब हमारा शोषण हुआ और ऐसी नीतियां बनाई गई जिससे पूरा जो देश की धन दौलत थी, जो अर्थव्यवस्था की नीतियां थी, उनके कारण ये अर्थव्यवस्था काफी कमजोर हो गई। अब गरीबी, अशिक्षा, अंधविश्वास, विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था। अब इन नीतियों के कारण क्या हुआ, एक तो गरीबी आ गई, गरीबी आज भी है। पर परंतु उस समय पे, उससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, और नीतियों के कारण हम और हमारे गरीबी आ गई, पूरे देशवासियों में, सारे भारतीयों में वो गरीबी का पैमाना काफी ज्यादा हो गया। अब उसके बाद अशिक्षा आ गई, मतलब हमारे जो लोग थे वो काफी अशिक्षित होने लगे, उनको ज्यादा अच्छी सुविधा नहीं मिलती थी, जिसका माध्यम आज हम ये चीज, हम ये वार्तालाप आपसे करते हैं, या फिर हम आपसे ये चीज बातचीत कर रहे हैं, हम अर्थव्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। उस समय उन नीतियों के अनुसार ये सारी बातें नहीं हुआ कर रही थी। अंधविश्वास बहुत था, अलग अलग चीजें मानी जाती थी, अलग अलग चीजों पे लोगों का ध्यान था, जैसे एक सती प्रथा कहते हैं, और ऐसी विभिन्न तरीके की अंधविश्वास तब माने जाते थे। और विषमता तथा शोषण का साम्राज्य था, तो हर जगह कहीं ना कहीं अंग्रेजी लोग भारतीयों को मार रहे होते थे, या फिर किस तरीके से उनका शोषण कर रहे होते थे। तो अंग्रेजी शासन तब ये लगभग 200 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई विकास हुआ ही नहीं। एक तरीके से वो आए थे और सिर्फ अपने लिए आए थे, सारी चीजों को हथियाने के लिए आए थे, तो उसमें कोई विकास नहीं हुआ हमारा। अब हम एक बात करें तो प्रति व्यक्ति की आय के बारे में, इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय की स्थिति कृषि पर
जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता और हस्तशिल्प उद्योगों का पतन तथा उसके बाद लगभग नष्ट हुए औद्योगिक व्यवस्था इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर देते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। अब हमारे पास चार ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये चीज स्पष्ट करते हैं कि कैसे हमारी भारतीय व्यवस्था एकदम गिर गई। पहला है प्रति व्यक्ति आय की स्थिरता। तो हर इंसान की जो एक इनकम जिसे कहते हैं, वो आय थी, वो कम होती गई, कि वो इतनी अच्छी नहीं बढ़ती, उसमें कोई विकास हुआ ही नहीं। कृषि पर जनसंख्या की बढ़ती हुई निर्भरता। अब सारे किसानों पे, क्योंकि बढ़ रही थी हमारी जनसंख्या, आज भी हम विश्व में दूसरे स्थान पे आते हैं जनसंख्या के अनुसार। अब वो बढ़ रही थी उस टाइम पे, और सारा किसान पे बहुत ज्यादा इस चीज का दबाव पड़ रहा था कि वो कैसे इस बढ़ती हुई निर्भरता को झेलें। हस्तशिल्प उद्योग, वो पतन होता जा रहा था उनका। उसके बाद कोई भी जो हमारा इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे औद्योगिक व्यवस्था थी हमारी, वो एकदम नीचे उसका पतन हो गया था। अब इस बात के ये जो चारों हैं, ये इस बात की हमारी पुष्टि करते हैं इस बात से कि अंग्रेजी शासन में ना हमारा कोई विकास हुआ, ना हमें कोई लाभ हुआ, और हम शोषित होते गए, और इसके कारण पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था नीचे गिर गई, जिसका शोषण हुआ। अब हम बात करते हैं, जो हमने पहले कहा था, उपनिवेश, कॉलोनी क्या होती है। जैसे भारत उपनिवेश था अंग्रेजी शासन का। तो जब कोई भी देश किसी बड़े समृद्धशील राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देश एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासक देश का उपनिवेश कहा जाता है। तो भारत करीब 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन का एक उपनिवेश था। अब इसको समझते हैं। तो कोई भी देश, अब आप ये कहेंगे कि भारत की जनसंख्या काफी ज्यादा थी और ब्रिटिश शासन की जनसंख्या इतनी नहीं थी, तो कैसे हम उन्हें एक समुद्रशील कहते हैं। उसका मूल्य कारण ये है कि आप तब भी अर्थव्यवस्था का देखते हैं, और कैसे वो हमने देखा कि कैसे उन्होंने बंटवारा करो और उन पे शासन करो की नीति अपनाई थी। तो कोई भी देश ऐसे जो बड़े समृद्धशील होते हैं, जो उस समय पे ब्रिटिश शासन बन गया था अपनी अर्थव्यवस्था के अनुसार, उन्होंने ये सारी नीतियां अपना के यहाँ पर ये राज्य जमाया अपना, और समस्त जो आर्थिक एवं व्यवसायिक कार्यों का निर्देशन करा उन्होंने, उसको संभाला। पूरे देश में अपना एक अपने आप को स्टैब्लिश जिसे कहते हैं, अपने आप को एक शासक की तरह बनाया और इस देश को आगे चलाया। जैसे कि आज की सरकार है हमारी, जिसे कहते हैं मोदी सरकार। मोदी सरकार भी हमारे देश को चला रही है, उसकी सारी नीतियां बना रही हैं, उसके सारे फैसले ले रही है कि कैसे देश चलेगा। तो उस समय एक दूसरा देश भारतीय नीतियों का ध्यान रख रहा था। सारी आर्थिक हो, व्यवसायिक हो, या कोई भी ऐसी नीतियां हो, वो ऐसे जो ब्रिटिश सरकार का देश था, वो भारतीय देश को चला रहा था। और ऐसी 200 वर्षों तक हम ब्रिटिश शासन के उपनिवेश रही, कॉलोनी बन के रहे। ऐसे ब्रिटिश सरकार ने बहुत अलग अलग अपनी कॉलोनी, जिसे उपनिवेश कहा जाता है, वो बनाई। तो मैं मानता हूं कि आपको उपनिवेश का मतलब समझ आया होगा इससे। अब हम बढ़ते हैं एक दूसरे भाग की ओर, जो है अर्थव्यवस्था का अर्थ, कि इसका अर्थ क्या है। हम हमने ये जान लिया कि अर्थव्यवस्था हमारे देश की पहले कैसे थी। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, वो अंग्रेजी शासन में कैसे एकदम अपने पतन पे आ गई थी। अब इसका अर्थ क्या है? तो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि प्राय सभी लोग अपनी आजीविका के अर्जन के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में लगे रहते हैं। इनकी क्रियाएं मुख्य रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए किसान खेत में, खलिहानों में, मजदूर कल कारखानों में, शिक्षक स्कूल तथा
कॉलेजों में एवं वकील कोर्ट कचहरी में अपने कार्य में लगे रहते हैं। अब प्रश्न ये है कि ये सभी लोग अपने-अपने कार्यों में व्यस्त क्यों रहते हैं? अभी हम यही जानते हैं। तो हमारे कोई भी हमारे जो जीवन चलता रहता है, उसमें कोई ना कोई लोग आपके पापा, आपकी मम्मी या फिर कोई भी ऐसे इंसान, वो कोई ना कोई क्रियाओं में लगे रहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हम उन क्रियाओं से अलग नहीं रहते हैं। और ये कोई भी जो क्रिया होती हैं, वो किसी भी सेवा का उत्पादन करती हैं, किसी भी चीज़ से संबंधित होती हैं। ठीक है? जैसे उदाहरण यहाँ पर क्या-क्या दिए गए हैं कि जो किसान है, वो खेत में खलिहानों में रहता है, वहाँ काम करता है। मज़दूर जो है कल कारखानों में काम करता है, शिक्षक स्कूल कॉलेजेस में काम करता है, वकील कोर्ट कचहरी में काम करता है। सब अपने-अपने काम में व्यस्त रहते हैं। अभी काम में अपने व्यस्त क्यों रहते हैं? ये एक प्रश्न है। तो इसका उत्तर ये है, कहा जा सकता है कि सभी लोग धन कमाने के उद्देश्य से, क्या है उत्तर? धन कमाने के उद्देश्य से विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए हैं। जिससे उनके परिवार के सदस्यों की आवश्यकताएँ पूरी हो सकें। हमारी वे सभी क्रियाएँ, तो जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, आर्थिक क्रियाएँ कहलाती हैं। तो इसका अर्थ यही है कि कोई भी कार्य जो आप करते हैं, जिससे एक आपकी आय, आय मीन्स इनकम, कोई भी चीज़ आपको ये पैसे के फॉर्म में प्राप्त होती है, उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप बड़े होंगे, आप जाएँगे, आप में से बहुत सारे लोग, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई स्पोर्ट्स खेलेगा, कोई अलग-अलग चीज़ों में जाएगा, कोई एंटरप्रेन्योर जिसे कहते हैं आज का, वो बनेगा, कोई वकील बनेगा। तो बहुत अलग-अलग जगह हैं जहाँ आप जाएँगे। बट आप हर जगह कुछ ना कुछ काम ज़रूर करेंगे और उस काम के बदले ये ज़रूर माँगेंगे कि आपको कुछ आय मिले, उसमें कुछ ना कुछ आपको इनकम मिले। ठीक है? अब जो वो आप काम करते हैं, उस सारे कामों को हम एक अर्थव्यवस्था के स्वरूप में वो आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं कि वो आर्थिक काम के लिए की जा रही हैं। अब अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढाँचा कह सकते हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ संपादित की जाती हैं। जैसे कि कृषि आ गया, आपका उद्योग आ गया, इंडस्ट्री, व्यापार आ गया, बैंकिंग आ गया, बीमा आ गया, परिवहन आ गया तथा संचार आदि। ये सारे हमारे आर्थिक क्रियाएँ जो हैं, वो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। एक ढाँचा कह सकते हैं, एक ढाँचा बना हुआ है, जिसके अंतर्गत ये सब आते हैं। क्या क्या समझे हम? एक ढाँचा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया हैं। क्या-क्या जिसके हम प्रकार समझ सकते हैं, एक हमारी कृषि हो गई, एक उद्योग हो गई, एक व्यापार, एक बैंकिंग, बीमा, परिवहन और संचार। अब ये आर्थिक क्रियाएँ एक ओर तो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का संपादन करती हैं, तो दूसरी ओर लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय कर सकें। अब इसका मतलब समझते हैं। तो ये जो सारी आर्थिक क्रिया हैं, वो अलग-अलग विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि हमने जाना। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला तो ये होता है कि वो कोई ना कोई एक ज़रिया देती है लोगों को काम करने का, एक प्रकार की वस्तुएँ, सेवाएँ संपादन कराने का एक तरीका प्रदान करती हैं। दूसरा ये होता है कि लोगों को रोज़गार मिलता है। अब रोज़गार बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपके माता-पिता कुछ भी चीज़ कमा के लाते हैं, कुछ भी चीज़ को अ, आय के रूप में लेते हैं और उससे ही उनका मकान चलता है, घर चलता है या फिर कुछ पैसे आते हैं तो फिर खाना मिलता है, कपड़े आते हैं और घर की और भी क्रियाएँ हैं वो पूरी होती हैं। तो रोज़गार बहुत ज़रूरी है और इन्हीं चीज़ों से वो अपनी आवश्यकताएँ पूरी करती हैं। एक जो होती हैं आपकी रोज़ की आवश्यकताएँ हैं, आपका खाना हो गया, कपड़े हो गए, घर हो गया, मकान हो गया या फिर आपके और सारे लग्ज़री नीड्स हो जाते हैं, थोड़ी-सी ज़्यादा आप कुछ चीज़ें चाहते हैं, कुछ आप अलग से डिवाइसेज़ वस्तुएँ चाहते हैं, कोई नए-नए जो चीज़ें आती रहती हैं मार्केट में, वो चीज़ें चाहते हैं, तो आप कुछ भी उससे खरीद सकते हैं। इस तरह प्रत्येक अर्थव्यवस्था 2 प्रमुख कार्य संपादित करती हैं। अब हम जानेंगे कि प्रत्येक अर्थव्यवस्था के 2 प्रमुख अलग-अलग कार्य क्या होते हैं। अब आते हैं हम इसी बात पे। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास हम ये पढ़ रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं
लोगों की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। ठीक है, ये अभी हमने जाना था। और लोगों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। तो एक तरीके से हम उसको फिर से पढ़ रहे हैं कि ये आपको जानना बहुत जरूरी है, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि लोगों की आवश्यकताएं की संतुष्टि के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। तो ये उससे प्रोड्यूस हो रही है, उससे बन रही हैं, जो भी अलग अलग प्रकार के कोई भी आवश्यकता है या फिर संतुष्टि है। और दूसरा, लोगों को एक रोजगार का अवसर। तो कोई भी आप कमा रहे हैं तो उसका अवसर एक प्रदान कर रहे हैं ये अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया हुआ है, उसे अपने हिसाब से अपना उसका अर्थ बताया हुआ है। तो एक बहुत हमारे जाने माने अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था आर्थर लुइस। उन्होंने कहा था, अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि हमारे दिमाग में बैठे। ये किसने कहा है? ये आर्थर लुइस ने कहा है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है। तो कोई भी संसाधन आपके पास हो जिससे आप कुछ ना कुछ आवश्यकताएं ले सकें, वो अर्थव्यवस्था पूरे उस राष्ट्र को, उसके व्यवहार को बताता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप बड़े हुए और आपको चीज लेने का मन हुआ। आप ये अर्थव्यवस्था के ढांचे में हैं जिसके माध्यम से आप कुछ चीज आप क्रय करते हैं, आप कोई भी चीज का पूरा करते हैं, उससे आपको एक रोजगार मिलता है, उससे आप अपनी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझेंगे इस बात को। अब हम ब्राउन की बात करते हैं। ब्राउन भी एक जाने माने हमारे अर्थशास्त्री हैं जिनके अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविक अर्जन की एक प्रणाली है। सो इकोसिस्टम इकोनॉमी इज द सिस्टम ऑफ अर्निंग लाइवलीहुड। सो इस बात का मतलब क्या है कि आप कुछ भी चीज जो आप इकोसिस्टम में है इस इकोनॉमी के, सो अर्थव्यवस्था हमारी पूरी यही है कि आप अपना रोजगार कमा सकें। ब्राउन के हिसाब से है। तो दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी आजीविका चलाते हैं। तो पूरा अपना जीवन आप इसके माध्यम से ही चलाते हैं अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। ठीक है। इसी प्रकार बिहार की अर्थव्यवस्था का अर्थ बिहारी वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर बिहारी वासियों ने की मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था भी इससे जुड़ी हुई है कि आपकी कोई भी अर्थव्यवस्था ऐसी होती है का अर्थ बिहारी वासियों के संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन से है जिसके आधार पर अब बिहारी वासियों का कोई भी मानवीय आवश्यकता चाहिए, उनकी संतुष्टि को पूरा करना है के लिए बिहार के संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। तो उनके पूर्ण करने के लिए, जैसे कि आपके लिए भी कोई भी चीज अगर करी जाती है, जो भी मानवीय आवश्यकता है, जैसे खाना है, पीना है, मकान है, ये सारी संतुष्टि के लिए ये पूरा एक ढांचा बनाया गया है जिससे इन संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे